जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 2 यानी अध्याय दूसरा। दोस्तों अध्याय दूसरा है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। इससे पहले दोस्तों हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है और उसमें हमने मेन रूप से ये देखा है कि किस प्रकार से आवेश काम करते हैं और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है। दोस्तों दूसरा जो चैप्टर है, वैसे मैं आपको बता दूं कि यूनिट फर्स्ट यानी कि हम बात कर रहे थे स्थिर वैद्युत की जो कि 7 नंबर की यूनिट है। हालांकि कुछ टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी पूरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। स्थिर वैद्युत की में जो पहला चैप्टर है वो हमने देखा है आवेश के बारे में, और ये जो चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग, ये इस यूनिट का दूसरा चैप्टर है। कुल मिला के इस पहली यूनिट में 4 चैप्टर है। इसके बाद विद्युत विभव पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद विद्युत धारिता नाम का एक चैप्टर आएगा। दोस्तों कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि पहला चैप्टर जो आपने देखा है इसमें उस चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये मान लीजिए। दूसरा चैप्टर यानी पहले चैप्टर को यानी उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले चैप्टर में हमने मेन रूप से देखा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यदि ये आप लोग अच्छे से समझ गए तो बिल्कुल ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे दोस्तों ई सदिश से, ई से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो तीव्रता है मैं आपको बता दूं एक प्रकार का बल था और इसका फॉर्मूला था बल बट्टे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बट्टे आवेश परीक्षण आवेश की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, परीक्षण धनावेश की। यदि Q0 को यानी आवेश को दोस्तों एकांक लिया गया, यदि आवेश को एकांक लिया गया तो हम ये कहेंगे विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि तीव्रता बल बट्टे आवेश है। यदि आवेश को एक कर दिया गया, एकांक ले लिया गया, तो ये बल की राशि यानी तीव्रता जो है वो बल के तुल्य होगी। ऐसे में हम क्या कहेंगे, भाई आवेश को हमने एकांक लिया था तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है दोस्तों, बल ही तीव्रता है। ये चीज है तीव्रता। उसके बाद हमने मेन रूप से तीव्रता के लिए कुछ चीजें पढ़ी है, जैसे कि सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक क्या था, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर या किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कैसे, मैं आपको बता दूं कि बिंदु आवेश जो है यहाँ पे कोई सा भी आवेश है, आवेश Q मान लेते हैं। इस बिंदु आवेश के कारण इससे r दूरी पर जो स्थित है कोई अन्य बिंदु, मान लें हम बिंदु P, ये आवेश है, ये अन्य बिंदु है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, हम ये कहना चाह रहे हैं। दोस्तों तीव्रता बिंदु आवेश के कारण तीव्रता हमने ज्ञात की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप ऐसा लिखें, मैं सीधा तीव्रता लिख रहा हूं, ये हमने देखा है। उसके बाद हमने क्या देखा कि बिंदु आवेश नहीं बल्कि दो आवेशों से मिलकर बना एक निकाय, जिसे हम कह सकते हैं विद्युत द्विध्रुव। इस द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, वहां पर तीव्रता कितनी होगी। आप समझ रहे हैं, मैं तीव्रता को लेकर बातचीत कर रहा हूं। ये कह रहा हूं कि बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का मान, फिर आप देखें द्विध्रुव के कारण तीव्रता का मान। और ये जो डेरिवेशन है 2 भागों में बट रखी थी, जिसमें पहला आप कह सकते हैं अक्षीय बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी और निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ कुल मिला के तीव्रता को लेकर बात हुई है। और अब हमारा जो चैप्टर है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग, इसमें हम मेन रूप से क्या देखेंगे, एक नई भौतिक राशि मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और वो है विद्युत फ्लक्स। और उस विद्युत फ्लक्स के माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्तों,
अलग अलग द्विविमीय या 3D फॉर्म में जो भी आकृतियां हैं, 3D आकृतियां हैं, उनके कारण किसी बिंदु P पर या किसी r दूरी पर जो स्थित बिंदु P है वहां पर तीव्रता का मान कितना होगा, वो सारी की सारी कैलकुलेशन हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर कोई आपके पास 2D या 3D आकृति है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये इस प्रकार से कोई परत है और इस परत को आवेशित किया गया है, इस पर आवेशों का वितरण है, आवेश वितरित किए गए हैं। तो इस परत के कारण दोस्तों, इस परत के कारण इससे r दूरी पर स्थित बिंदु है कोई P, और वहां पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि परत है जो कि ये 2D यानी द्विविमीय आकृति है, 2D फॉर्म में है। और यदि आप देखें तो मैं किसी घन की बात करता हूं, ये कोई घन है आपके पास, और आप जानते हैं कि घन तीनों अक्षों में है, ये 3D आकृति है। तो इस घन के कारण इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है P, वहां पर तीव्रता का मान कितना होगा, इस पर आवेश वितरित किए गए हैं। तो ये सारी तीव्रताएं कैसे होगी और किस तरीके से करेंगे, ये हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। और ये करने के लिए हम एक नई भौतिक राशि का उपयोग करेंगे, और वो भौतिक राशि है विद्युत फ्लक्स। तो मेन रूप से दोस्तों हम सतत आवेश वितरण पर चर्चा करेंगे। विद्युत फ्लक्स जो है, जिसे हम फाई से दर्शाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, और फ्लक्स के द्वारा हम बहुत सारी आकृतियों के कारण बिंदु P पर तीव्रता का मान कितना होगा, वो कैलकुलेशन इस चैप्टर में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, और देखते हैं कि किस तरीके से ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं फ्लक्स काफी बार दोहरा रहा हूं, ये क्या है, हम इसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। और इसे दर्शाने के लिए दोस्तों हम फाई का प्रयोग करते हैं, विद्युत फ्लक्स फाई। ये क्या होता है, ये भी विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। और दूसरा अगर हम कहें तो विद्युत फ्लक्स के अलावा चुंबकीय फ्लक्स भी हो सकता है, लेकिन वहां विद्युत क्षेत्र नहीं बल्कि चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा। तो आप देखें कि विद्युत फ्लक्स क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में उस तरफ दर्शा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, ये कोई विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ रखा गया है इस तरीके से, यदि आपने कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रख दिया, लंबवत रखा या फिर जैसे भी रखा, आपने विद्युत क्षेत्र में इस पृष्ठ को इस तरीके से रखा है, तो पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की या क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र E है, और इस विद्युत क्षेत्र E में आपने S क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। इस विद्युत क्षेत्र E में आपने S क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है, तो इस पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। विद्युत क्षेत्र जो कि आपने लिया है तो विद्युत फ्लक्स होगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र आपने लिया होता तो चुंबकीय फ्लक्स होता। खैर चुंबकीय फ्लक्स हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कोई सा भी विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में आपने कोई पृष्ठ लंबवत लिया है, ऐसा कोई पृष्ठ रख दिया है, तो उस पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की जो संख्या है, बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाओं को हम बल रेखाएं कह सकते हैं, तो इन बल रेखाओं की जो संख्या है वो संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। यदि आपने क्षेत्रफल S का एक पृष्ठ लिया है और उसे विद्युत क्षेत्र E विद्युत क्षेत्र में उसे रखा है, तो उस पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स हम कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ फाई का जो मान होगा यानी फ्लक्स का जो मान होगा उसके बारे में मैं आपसे कह दूं कि फाई इज इक्वल टू, ये मान आपके ES होगा, यानी S क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। यहाँ E बताता है विद्युत क्षेत्र को और S यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफल को बताता है जो पृष्ठ आपने लिया है उसमें से।
इस पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को, मैं इसकी परिभाषा एक बार नोट कर रहा हूं, आप भी लिखिए साथ में। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि आसानी होगी आपको। देखें, विद्युत फ्लक्स हम किसे कहेंगे, तो ये कहेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को उसका विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बात हो गई दोस्तों। बल रेखाओं की संख्या, मेन रूप से फ्लक्स क्या है, बल रेखाओं की संख्या, वो उसकी क्वांटिटी है। देखें आप, यह एक अदिश राशि है, आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि सदिश के मल्टीपल से ये बनती है, ये भी सदिश, क्षेत्रफल भी सदिश है, और सदिश, ये दोनों सदिश राशियां हैं, इससे मिलकर बनती है, लेकिन फिर भी फाई कैसी राशि है दोस्तों, एक प्रकार से अदिश राशि है। तो मैंने अब तक आपको बताया कि ये एक अदिश राशि है और बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। यदि ई विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल S स्थित हो तो यदि ई विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल S रखा हुआ है तो फाई का जो मान होगा वो E डॉट S होगा। आप देखें यहाँ पे कि फाई E डॉट S, यदि डॉट हटता है तो आप जानते हैं कि क्या लगता है, cos थीटा, ES cos थीटा। तो इसका ये भी एक फॉर्मूला है। अब आप ध्यान दीजिएगा, फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा। यहाँ पे दोस्तों cos थीटा या थीटा क्या है, थीटा एक प्रकार का कोण है, और वो कोण भी कौन सा, आप देखें कि जो क्षेत्रफल आपने यहाँ पे रखा है S क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की भी कोई दिशा होगी, तो क्षेत्रफल की दिशा यानी S की दिशा ये मान लेते हैं क्षेत्रफल की दिशा, और आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जिसे मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाली है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, E की दिशा और S की दिशा मान लेते हैं कि अगर ये पृष्ठ थोड़ा सा तिरछा हुआ तो ये दिशा ऊपर होगी। इन दोनों दिशाओं के बीच जो कोण है, ये कोण जो बन रहा है, ये कोण दोस्तों कहलाता है ये वाला कोण, ये cos थीटा। यहाँ पे जो कोण ले रहा हूँ वो कोण असल मायने में क्या है, E व S के मध्य जो कोण बनता है उसकी यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो आप देखें कि ES cos थीटा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये थीटा की तो हम बात कर चुके हैं, और थीटा के लिए लिख भी लेते हैं कि यहाँ थीटा इज इक्वल टू E व S के मध्य कोण, इसकी बात हो रही है थीटा के लिए। अब आप देखें कि यदि कभी ऐसा हुआ कि ये थीटा जो E व S के मध्य आप देख रहे हैं, E व S के मध्य कोण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, और S यानी ये दिशा, E व S की दिशा के मध्य बनने वाला कोण, उसकी बात हो रही है। तो यदि विशेष स्थिति में आपको बता रहा हूं, यदि कभी ऐसा हुआ, विशेष स्थिति में पहली स्थिति बता रहा हूं, यदि कभी ऐसा हुआ कि ये थीटा कितना हो जाए दोस्तों, 0 हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि E व S के मध्य कोण 0 डिग्री हो तो, यदि E व S के मध्य कोण 0 डिग्री हो तो, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही और S यानी कि क्षेत्रफल की दिशा भी यही है। भाई क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्षेत्रफल के लंबवत होती है। आप देखें कि आपने ये पृष्ठ लिया है
तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो दिशा इस पृष्ठ के लंबवत होगी, पृष्ठ के लंबवत, विद्युत क्षेत्र नहीं सॉरी क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत। यदि ये पृष्ठ ऐसे हुआ तो लंबवत होगी, है ना। तो क्षेत्रफल की दिशा लंबवत मानी जाती है और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल की दिशा लंबवत ही है, लेकिन ई की जो दिशा है वो तो आपको दे रखी होगी। विद्युत क्षेत्र जो है कहाँ है, इसे मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, पहली स्थिति को ये भी कहा जा सकता है कि यदि ई व एस की दिशा, ई व एस की दिशा समान हो, समान 0 डिग्री है तो समान ही है ना, 0 डिग्री, ये ई भी इधर और एस की दिशा भी इधर, यानी दोनों की दिशा समान, या फिर कोण 0 डिग्री या थीटा 0 डिग्री, आप ऐसे लिखें। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, अगर यहाँ पे मान रखा गया, आप जानते हैं कि फ्लक्स यहाँ पे कितना होगा, तो ई एस और कॉस थीटा, यदि थीटा आपके पास कितना है कॉस 0 डिग्री, आपने कहा कि 0 डिग्री, तो कॉस 0 के लिए हम जानते हैं कि मान 1 हो जाएगा और ये ई एस के क्या होगा, बराबर होगा। तो यदि दोनों की दिशा समान हो, क्षेत्रफल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दोनों अगर समान हो तो आप क्या करें कि फाई इज इक्वल टू ई एस ले लीजिएगा, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सटीक है, सही है। तो यदि ऐसा हुआ और अगर मान लो थीटा 0 नहीं हुआ, कभी थीटा 0 नहीं हुआ और दूसरी विशेष स्थिति आप देखें कि थीटा 180 हो गया, यदि थीटा कितना हो गया, 180 हो गया, तो क्या होगा, कहने का मतलब ई की दिशा और एस की दिशा विपरीत यदि हो जाए, मैं स्थिति नंबर 2 लिख रहा हूं, स्थिति नंबर 2, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आप इसे ऐसे लिखें, कैसे लिखें कि यदि ई व एस की दिशा, ई व एस की दिशा विपरीत हो, तो यदि ई व एस की दिशा विपरीत हो, मान लीजिए कोई ऐसा चालक, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये और क्षेत्रफल की दिशा ये, यदि दिशा विपरीत है तो बीच में कोण आप जानते हैं कि 180 डिग्री का है, और ऐसे में हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई और एस कॉस थीटा है, उस कॉस थीटा को 180 रख देंगे। हमें पता है कि 180 का मान -1 है, तो माइनस ई और क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, आप ऐसे रखें इसको। यदि तीसरी स्थिति आप लोग देखें, तीसरी स्थिति तो क्या होगा, यदि कोण 90 डिग्री का हुआ, यानी यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आप ऐसे कहें कि यदि ई व एस की दिशा परस्पर लंबवत हो, परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो ऐसी स्थिति में आप जानेंगे कि फाई जो है वो ई एस कॉस कितने डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री का मान हमें बताया कि 0 हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो फ्लक्स होगा वो आपको 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों अब तक मैंने आपसे 3 स्थितियों की चर्चा की है, जिसमें पहली स्थिति है कि यदि थीटा 0 डिग्री हो, यदि इन दोनों की दिशाओं के बीच बनने वाला कोण यदि 0 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में फाई ई एस के तुल्य होगा, और आप सीधा ले भी सकते हैं। यदि थीटा 180 डिग्री है, यानी दोनों की दिशा विपरीत है, क्षेत्रफल की दिशा इस साइड है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस साइड है, विपरीत होने के कारण -1 180 का मान हो जाएगा, cos 180 का मान -1 हो जाएगा, ऐसे में ये ऋणात्मक प्राप्त होगा, फ्लक्स ऋणात्मक मिलेगा आपको। और यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, यदि ई व एस की जो दिशा है उसके बीच कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसे में आप क्या देखेंगे कि फाई 0, यानी फ्लक्स जो है वो लंबवत की स्थिति में आपको 0 प्राप्त होता है। तो मैन रूप से ये स्थितियां मैंने आपको बताई है। यदि फ्लक्स के बारे में और थोड़ा कुछ जाने तो बचता है उसका मात्रक, फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, फाई का मात्रक, और मात्रक के अलावा विमा की भी हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात कि हम फ्लक्स का मात्रक जाने, फाई का मात्रक। दोस्तों मात्रक के लिए आपने देखा कि फाई जो है वो ई और एस है, ई गुणा एस है, ई यहाँ पे तीव्रता है, तीव्रता का मात्रक, और एस यहाँ पे क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही चीजें, या आप ऐसे करें तीव्रता को बल बटे क्या कर दें, आवेश इनटू ये क्या है, क्षेत्रफल, आप ऐसे भी करके देख सकते हैं।
बल का न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा प्रति, नीचे है ना कूलम तो प्रति कूलम स्क्वायर। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, ये इसका क्या होगा दोस्तों मात्रक होगा। साथ में अगर हम चर्चा करें विमा की तो फाई की विमा क्या होगी, आप देखें फाई की विमा, फिर से वो की वो बात कि फाई ई डॉट एस है, और आप बल बट्टे आवेश इसको कर दें तो फाई इज इक्वल टू बल बट्टे आवेश, तीव्रता का फॉर्मूला बल बट्टे आवेश और इनटू क्षेत्रफल। हमें पता है बल की जो विमा है mlt-2 यानी 1 की बात हो रही है, और साथ में गुणे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की विमा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी l का स्क्वायर हो जाएगा, और आवेश की विमा A1T1 हो जाएगी। अब आप देखें कि m जो है वो कितना है 1 है, a यहाँ पे a कितना है दोस्तों a भी -1 है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और l की यदि हम बात करें तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 mlt, और t -2 तो ऊपर है, 1 नीचे से ऊपर गया माइनस में हो गया -3, तो ये इस फ्लक्स की क्या होगी विमा होगी। तो इस तरीके से हमने विद्युत फ्लक्स फाई को देखा, और मैं रूप से दोस्तों आपको इसकी परिभाषा पर ध्यान देना है, और एक फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि E गुणे S वो फ्लक्स का फॉर्मूला है, और वही फॉर्मूला बार बार हम काम में ले रहे होंगे। हालांकि इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत और हम बदल के देखेंगे, और पूरा चैप्टर ही इसी पे टिका हुआ है। इसकी सहायता से हम 2D और 3D आकृतियों के कारण, उस पर आवेश वितरण है उसके कारण किसी अन्य बिंदु पर तीव्रता का मान कितना होगा उसकी गणना हम करेंगे। तो आप याद रखें कि फाई किसके बराबर होता है, और विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली लंबवत बल रेखाओं की संख्या को, जो लंबवत वहां से निकल रही है उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये था विद्युत फ्लक्स। मैंने आपसे कहा कि चुंबकीय फ्लक्स भी हो सकता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र वहां पे होगा, किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, और वो फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब दोस्तों यदि असमान विद्युत क्षेत्र की बात करें, असमान विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स कितना होगा, फाई कितना होगा असमान विद्युत क्षेत्र के लिए। ये तो एक समान विद्युत क्षेत्र था, अब तक आपने जो देखा एक समान विद्युत क्षेत्र था, मैं आपको याद दिला दूं क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र को इस रूप में बनाया, तो ये तो एक समान ही हुआ ना। अगर असमान विद्युत क्षेत्र कहीं देखने को मिलता है तो फिर क्या होता है, तो आप देखें, हेडिंग लगा लें आप भी मेरे साथ कि असमान विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स, असमान विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स क्या होगा, फाई का मान क्या होगा। तो यदि असमान विद्युत क्षेत्र हुआ, कहने का मतलब ये है कि ये विद्युत क्षेत्र ऐसे सीधा ना होकर के ऐसे मान लो, थोड़ा बहुत तिरछा उसको मैं मान लेता हूँ, ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई भी पृष्ठ स्थित है, मान लीजिए ये पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल मैं आपसे कह देता हूँ कि वो S है, और ये स्थित है यहाँ पे, और ये विद्युत क्षेत्र भी मैं आपसे कह देता हूँ कि E है। ये विद्युत क्षेत्र में कोई S पृष्ठ रखा गया है, और जो फ्लक्स होगा इसमें से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो कितनी बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी, या फिर जो है क्या इसका फॉर्मूला होगा। तो आप देखें यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना किसी विद्युत क्षेत्र E में S पृष्ठ स्थित है, तो लिखें माना किसी विद्युत क्षेत्र E में S क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा गया है, इसमें। अब आप देखें कि यहाँ इसमें से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, और उस संख्या की गणना करने के लिए दोस्तों हम इस पृष्ठ को अल्पांशों से मिलकर बना मान लेंगे। हमें पता है कि ये छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है, और ऐसा हम मान लेंगे कि ये छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है। तो
एक हिस्से के लिए फ्लक्स कितना होगा, यानी वहां से कितनी बल रेखाओं की संख्या गुजरती है वो हम ज्ञात कर लेंगे और लास्ट में सिग्मा या समाकलन कर देंगे। भाई संपूर्ण स्थिति ज्ञात करने के लिए हम अक्सर सिग्मा या समाकलन का सहारा लेते हैं, और यहाँ जो सिग्मा होगा उसे हम बदल करके समाकलन कर सकते हैं, उसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं यदि डेल्टा एस 0 हुआ तो देखें कि किस रूप में यहाँ पे आप लोग ये भी साथ में लिख दें, जैसे कि हमने लिखा ही माना कि विद्युत क्षेत्र ई में एस क्षेत्रफल का एक पृष्ठ रखा है। जो आपने देखा इस पृष्ठ को संपूर्ण न लेकर के हम इस पृष्ठ को अल्पांशों में बांटते हैं और उन अल्पांशों का भी हम नाम दिला देते हैं कि अल्पांशों का नाम क्या होगा। तो आप देखें कि इसको मैं कह देता हूँ डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3, ये क्षेत्रफल है। डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 ये क्षेत्रफल डॉट 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 कहाँ तक है, डेल्टा Sn तक है, और इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो मैं कह देता हूँ कि E1 है, इसके कारण E2 है, E3 है, डॉट 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 En है। तो ये स्थिति भी हम मान लेते हैं। तो लिखें कि हम इस S क्षेत्रफल को विभिन्न अल्पांशों डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 डॉट 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 डेल्टा Sn विभिन्न अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं। विभिन्न अल्पांशों से मिलकर बना मान लेते हैं। देखो इनके कारण विद्युत क्षेत्र क्रमशः E1, E2, E3 डॉट 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 En है, ये भी मान लेते हैं। इसके कारण विद्युत क्षेत्र E1, E2, E3, En तक है। तो आप देखें मैंने क्या किया, इस क्षेत्रफल को अल्पांशों से मिलकर बना और माना कि पहला अल्पांश डेल्टा S1 है, S2 है, S3 है, डॉट 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 डेल्टा Sn है। ये चीज मैंने मानी है। और कहा है कि तीव्रता इसके कारण जो भी निकल रही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसको मैंने E1, E2, E3, En माना है। और क्रमशः तो देखें आप जानते हैं कि फ्लक्स जो है, देखिए अतः फ्लक्स, और फ्लक्स को हम जानते हैं फ्लक्स phi इज इक्वल टू E और क्या होता है S, E और क्या होता है दोस्तों S होता है। तो आप देखें कि E व S है। अब यहाँ पे E की जगह में ये बहुत सारे E जो आपको दर्शा रहे हैं E1, E2, E3, En तक ये लिए जा सकते हैं और ये इसके बराबर होगा। तो आप देखें कि यदि phi मेरे को कुल चाहिए तो मैं सभी फ्लक्स को जोड़ दूंगा, phi1, phi2, phi3 डॉट 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 प्लस phi क्या हो जाएगा N हो जाएगा। phi का मान इतना है, यदि मेरे को इसका फ्लक्स चाहिए तो उसे मैं phi1 कह देता हूँ, यदि इसका फ्लक्स चाहिए तो phi2, इसका फ्लक्स चाहिए तो phi3 डॉट 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 phi n है। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए कि अल्पांश का फ्लक्स ज्ञात करें, अलग अलग अल्पांशों के फ्लक्स ज्ञात करें, फिर सबको जोड़ दें और कुल मिलाकर के हमारे पास कुल फ्लक्स जो है इसका वो प्राप्त हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पृष्ठ को अलग अलग टुकड़ों में बांट रहा हूँ, अल्पांशों में बांट रहा हूँ, फिर प्रत्येक अल्पांश का फाई ज्ञात कर रहा हूँ। आपको पता है फाई ES के तुल्य होता है। फाई ज्ञात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो फाई मिले हैं सबको मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो इसके द्वारा मेरे को कुल फ्लक्स प्राप्त होगा। अब आप देखें कि यदि यहाँ पे phi1 की बात की जाती है, यदि यहाँ पे phi1 की बात की जाती है तो E1 और डेल्टा S, E1 और डेल्टा S 1 होगा। यदि यहाँ पे phi2 की बात की जाती है तो E2 डेल्टा S2 होगा। यदि यहाँ पे phi3 की बात की जाती है तो E3 डेल्टा S3 होगा। यदि यहाँ पे N की बात की जाती है तो En डेल्टा Sn होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें आप जानते हैं और बहुत आसान भी है। तो आप देखें कि यदि यहाँ पे टोटली मैं जोड़ रहा हूँ इसको, तो फाई कुल जो आपको प्राप्त होगा, कुल जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, phi1 का मान आप रखें E1 डेल्टा S1 प्लस E2
डेल्टा H2 प्लस E3 डेल्टा S3, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस En डेल्टा Sn। तो यहां तक ये बात आपको मिल जाएगी। अब आप इसे समेशन फॉर्म में लिखे, आप इसे सिग्मा के रूप में दर्शाएं, तो आप क्या देखेंगे, अगर इसे सिग्मा के रूप में लेवें तो ये सारा कुछ मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, एक स्पष्ट चित्र बना देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट में इसे शामिल कर सकें। देखें, ये विद्युत क्षेत्र था और इसमें जो भी पृष्ठ रखा गया था इसको हमने छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना। विद्युत क्षेत्र E था, क्षेत्रफल हमारे पास S था, छोटे छोटे टुकड़े डेल्टा S के रूप में हमने किए। अब आप देखें कि इसे यदि मैं सिग्मा के रूप में लिखता हूँ तो टोटल जो फाई है, यानी फाई कुल जो है वो आपको कितना मिलता है। देखिएगा कि सिग्मा है हमारे पास और 1 से कहाँ तक है, बात n तक की जा रही है, 1 से n तक। और फिर हमारे पास एक तो तीव्रता है यानी E I यानी 1 से n तक है, डॉट डेल्टा S का क्या है I, ये यहाँ तक है। अब दोस्तों यदि यहाँ पे डेल्टा S टेंड्स टू 0 हो तो सिग्मा को समाकलन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यदि यहाँ पे डेल्टा S टेंड्स टू 0 हो, लगभग वो 0 के तुल्य चला जाए, तो आप क्या देखेंगे कि सिग्मा को समाकलन से हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि तब जो फाई जो कुल है, जो फ्लक्स आप ज्ञात करना चाह रहे हैं किसी पृष्ठ का, वो फ्लक्स समाकलन आपको करना पड़ेगा और E डॉट ds या डेल्टा S में, यहाँ पे मैं डेल्टा S भी आपसे कह सकता हूँ कि डेल्टा S के बराबर होगा। आप इसे समाकलन E ds से भी लिख सकते हैं क्योंकि D अल्प के लिए है दोस्तों, कोई नहीं, हम इसे ऐसा दर्शा लेंगे। तो आपने क्या देखा कि यदि असमान विद्युत क्षेत्र है, यदि हमें कहीं पे फ्लक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए तमाम सारे जो भी अल्पांश है, पहले तो क्षेत्रफल को अल्पांशों से बना मान लेंगे और फिर प्रत्येक अल्पांश के लिए फ्लक्स ज्ञात करेंगे और प्रत्येक के लिए, कहने का मतलब कुल फ्लक्स के लिए प्रत्येक को जोड़ देंगे। तो प्रत्येक का जो फ्लक्स मिला है उसे जोड़ने पर आप देख रहे हैं कि ये आपको मिला है और इसको जब आपने समेशन फॉर्म में लिखा, सिग्मा के रूप में जब लिखा, तो आपने देखा कि फाई जो टोटल है वो सिग्मा EI डेल्टा SI के बराबर हुआ। यहाँ ये जो सिग्मा है, बार बार सिग्मा करना ही जरूरी नहीं है। अगर हम इसके द्वारा आगे बढ़ेंगे और गणना करेंगे आगे, और जब गणना करेंगे तो हमें लगेगा कि काफी टफ मामला हो रहा है और ये कर भी हम नहीं सकते। तो इसलिए क्या करेंगे कि हम सिग्मा को समाकलन से प्रतिस्थापित कर देंगे और समाकलन का सहारा लेके हम फ्लक्स बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चीजों को आसान बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे समाकलन का सहारा लिया गया है। आप सिग्मा की जगह समाकलन कह सकते हैं और सीमाओं में निर्धारित होता है, समाकलन भी सीमाओं में बंधा होता है, तो कुछ सीमाओं तक हम इसका समाकलन करेंगे और E डेल्टा S। अब आप देखें कि ये फॉर्मूला आपको मिल गया है। इस फॉर्मूले की सहायता से आप काफी सारे जो बिंदु है वहां पर आप तीव्रता की गणना कर सकते हो, किसी अन्य परत के कारण, किसी चालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण, तो गन के कारण, गनाभ के कारण। तो इस तरीके से आप तीव्रता का आकलन वहां पे कर सकते हैं और फिर यहाँ पर जो समाकलन है वो हम कुछ सीमाओं के अंदर करेंगे, जैसा हमें बताया गया होगा उतनी सीमाओं के अंदर हम इसका समाकलन कर लेंगे तो बड़ी आसानी से फ्लक्स का मान हमें मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये चीज देखी है कि असमान विद्युत क्षेत्र में फ्लक्स हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे और अक्सर स्थितियां यही हमें मिलने वाली है, हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू समाकलन E डॉट ds, ये आपने देखा है। अब दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे है और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सतत आवेश वितरण। आवेश वितरण के लिए हम कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। पृष्ठ आवेश घनत्व है, जैसे रेखीय आवेश घनत्व है, जैसे आयतन आवेश घनत्व, वो सारी चीजें। लेकिन वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं सतत आवेश वितरण क्या है। हालांकि इस टॉपिक के बारे में पहले चैप्टर में बातचीत की जाती है, लेकिन फिर भी आ गया है तो हम इसे पढ़ते चले। दोस्तों सतत आवेश वितरण की बात की जा रही है। सतत आवेश वितरण, देखिएगा
मैंने आपसे पहले भी कहा कि आवेश सतत राशि न होकर क्वांटीकृत राशि है। क्वांटीकृत और सतत से क्या लेना देना है? सतत का मतलब यह है कि जिसके सभी मान संभव हो। सतत का मतलब जिसके सभी मान संभव हो। और क्वांटीकृत का मतलब क्या हुआ कि जिसके जो मान है वो सभी संभव न होकर के कुछ एक मान ही हो या पूर्ण गुणज के रूप में जिसे दर्शाया जा सके। तो सतत का मतलब ये, पहली बात मैं यहाँ पे लिखता हूं कि आवेश सतत न होकर एक क्वांटीकृत राशि है अर्थात आवेश के सभी मान संभव नहीं है। आपने देखा कि आवेश सतत राशि न होकर एक क्वांटीकृत राशि है और अर्थात आवेश के सभी मान संभव नहीं है। यदि किसी वस्तु का आवेश आपसे बताया जाए कि आवेश का मान, तो वो हमेशा ही एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश जो है, आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब क्या है? देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलम, इतने कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और ऋणात्मक भी है, मैंने आपसे कहा। और ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का हमेशा ही पूर्ण गुणज होता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक बात है जो मैं रीडिंग से लिख रहा हूँ कि पूर्ण गुणज यानी Q इज इक्वल टू आवेश का मान Ne, Q इज इक्वल टू Ne होता है। यानी Q का मतलब यहाँ पे आवेश है, N का मतलब यहाँ पे संख्या है 1 2 3 4 5 और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो किसी भी वस्तु पर आवेश का जो मान है, वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का n गुना होता है या इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मेरा कहने का मतलब यह है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा या तो इसका 1 गुना होगा या सीधा इसका क्या होगा 2 गुना, 1.5 गुना या 1.6 गुना, 1.5 गुना, 1.3 गुना, इतने गुना नहीं होगा। या सीधा क्या होगा इसका 3 गुना पूर्ण गुणज होगा, या सीधा कितना होगा 4 गुना। तो ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। किसी भी वस्तु पर आवेश या तो इसका 1 गुना हो सकता है, 1 गुना यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये हो सकता है, या आवेश का मान किसी वस्तु पर 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कैसे? 2 से इसको गुणा किया गया तो यहाँ पे मान आपको प्राप्त हो जाएगा 100 × 2 = 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ये मान संभव है। या इसका 3 गुना, ठीक है, यानी 48 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। या आप सोचे कि ये × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपसे कहा कि आवेश के सभी मान संभव नहीं है, बल्कि इसका 1 गुना या तो, या इसका 2 गुना मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, या जैसे कि 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम, या 8.0 भी हो सकता है, और भी मान हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण गुणज होगा, है ना। 5 गुना, 6 गुना, 4 गुना, 3 गुना, है ना। जैसे कि यहाँ पे 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी हो सकता है। अब आपसे कोई अगर कहे कि 1.6 नहीं 1.7 × 10⁻⁻19 कूलम, इतने कूलम का आवेश का मान ही संभव नहीं है। आप देखें कि जैसे कि 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आवेश का मान है ही नहीं, इतना हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ है। आपसे अगर कोई कह दे कि आवेश का मान 4.323 है × 10⁻⁻19 है, या इतना है जो भी है × 10⁻⁻18 है, तो ऐसा मान दोस्तों संभव है ही नहीं। आवेश का मान किसी वस्तु पर
हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होगा, या तो इतना मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या सीधा 3.2 होगा, 3.1 भी नहीं होगा, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो आवेश के ये सारे मान संभव है। आपसे कह दिया गया किसी वस्तु पर, किसी एक चालक पर इतना आवेश है, तो वो बात असत्य है, वो सत्य नहीं है, यानी इतना आवेश हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब आवेश का मान क्वांटीकृत होता है, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, ये क्वांटीकृत मान है उसके, है ना, सतत नहीं है, सतत मान नहीं है। लेकिन कई बार सतत प्रतीत होता है आवेश, ऐसा हमने सुना है। और सतत प्रतीत होने का मतलब है कि आवेशों की संख्या ज्यादा होने के कारण, किसी एक चालक को आवेश दिया गया तो इन आवेशों की संख्या इतनी ज्यादा होगी दोस्तों, इतनी ज्यादा होगी कि वो क्वांटीकृत नहीं लगेंगे, लगेगा कि सतत है, हर मान संभव है उसका, वो सतत लगेगा, है ना। तो सतत तो केवल प्रतीत होता है, लेकिन असल मायने में आवेश एक प्रकार की क्वांटीकृत राशि है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सतत आवेश वितरण, केवल उसका वितरण सतत है, लेकिन वो असल मायने में एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज आवेश का मान हो सकता है, अन्यथा कोई भी मान नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने ये देखा है कि किस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के माध्यम से हम फ्लक्स बना सकते हैं, और E और S अगर इनका मल्टीपल किया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल आपने रखा है उस विद्युत क्षेत्र में, तो वो फाई के तुल्य होगा। और फाई जिसे हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, बल रेखाओं की संख्या। और उसके बाद हमने देखा कि किसी असमान विद्युत क्षेत्र के लिए फ्लक्स क्या होगा। और आप याद रखें कि फाई = समाकलन E.ds, ये फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है, आप इसका ध्यान रखें। और उसके बाद मैंने आपको बताया सतत आवेश वितरण। तो आज के इस वीडियो सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, विदा लेना चाहेंगे आपसे। दोस्तों मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे इस चैप्टर को आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अधिकतम बच्चों को लाभ मिल सके। थैंक यू।